अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि हम किस तरह से कंटेनर्स के ज़रिए से मल्टीपल सर्विसेज़ जो है ना वो डिप्लॉय कर सकते हैं और किस तरह से उनके मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स और नेटवर्क्स वगैरह जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से मुख्तलिफ़ कंटेनर्स की कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरह से कस्टम इमेजेस जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह से फिर उनको प्रिविलेज्ड मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं या उसमें प्रिविलेज्ड कैपेबिलिटीज़ भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में एक बेसिक इमेज क्रिएट किया था और फिर उसके ज़रिए उसका कोरस्पॉन्डिंग एक कंटेनर क्रिएट किया था और फिर उसको हमने टेस्ट किया था कि इज़ इट वर्किंग और नॉट वर्किंग। अब ये देखें दैट वाज जस्ट ए हेलो वर्ड कंटेनर, उसमें कोई हमने सर्विसेज रन नहीं की थी या उसमें कोई फर्दर कैपेबिलिटी नहीं थी। तो बुनियादी तौर पे आज हम देखेंगे कि हम कस्टमाइज्ड इमेजेस जो ना वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम कोई ऐसे कंटेनर्स या ऐसी सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकें जिनमें हमारी स्पेसिफिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो बुनियादी तौर पे इमेजेस क्रिएट करने के लिए हम डॉकर फाइल को यूज़ करेंगे और जबकि डॉकर कंपोज़र जो है ना वो उन सर्विसेज की इंटीग्रेशन के लिए हम यूज़ करेंगे या फिर उनको यानी कि सर्विसेज को किस तरह से आपस में कनेक्ट करेंगे या फिर उनकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह या डिफरेंट पैरामीटर्स को हम किस तरह से ऑटोमेट करेंगे। इस मकसद के लिए हम डॉकर कंपोज़र को यूज़ करेंगे। अब अगर हम डॉकर नेटवर्किंग की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉकर एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो कि सारे ऑल आईपी एड्रेसेस के ऊपर लिसन कर रहा होता है। अगर आप कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ़ सर्विसेज मुख्तलिफ़ पोर्ट्स के ऊपर रन कर रही होती हैं तो इस मकसद के लिए हमें जो कंटेनर की पोर्ट्स हैं उनको किसी दूसरी पोर्ट के साथ या फिर सेम पोर्ट के साथ जो है ना वो मैप करना पड़ता है। अब ये है कि सेम पोर्ट को मैप करने में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो होस्ट नेटवर्क है वो भी पर्टिकुलर पोर्ट को यूज़ कर रहा हो सकता है। तो फिर अगर आप कंटेनर की सर्विस एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि या तो आप होस्ट की सर्विस एक्सेस कर लें या फिर आप कंटेनर की सर्विस एक्सेस कर लें। इस मकसद के लिए ये होता है कि आमतौर पे जो कंटेनर की पोर्ट्स होती हैं उनको डिफरेंट पोर्ट्स के साथ जो है ना वो मैप कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पोर्ट 22 है जो कि आमतौर पे एसएसएच के लिए यूज़ होती है, इसको हम 2222 पोर्ट के साथ जो है ना वो मैप कर सकते हैं। या फिर हमारी जो वेब सर्विस की एचटीटीपी की पोर्ट है 80, इसको हम 8080 फिर या फिर कोई भी और पोर्ट जो आपके होस्ट सिस्टम के ऊपर अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि जो कस्टमाइज़्ड नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए जो ना वो ये होता है कि हम सबसे पहले तो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, फिर उसमें जो ना वर्चुअल जो ना वो नेटवर्क इंटरफेसेस जो ना वो ऐड करते हैं और उसको वो फिर कंटेनर्स के ज़रिए कंटेनर के साथ ऐड जो ना वो अटैच करते हैं और उसके आईपी एड्रेसेस वगैरह या फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वगैरह या फिर दूसरी नेटवर्क की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो ना वो बुनियादी तौर पे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आम तौर पे नेटवर्क्स में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स होते हैं, यानी कि क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, असाइनिंग एंड पॉइंट्स या फिर उनको कंटेनर्स के साथ एक्सेस करना, पोर्ट्स की मैपिंग वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद हम विंडोज़ में जो नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर होता है स्पेशली कंटेनर्स के लिए उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे विंडोज़ में 2 कंपोनेंट्स जो है ना वो प्रोवाइडेड होते हैं, एक होस्ट नेटवर्किंग सर्विस और दूसरा होस्ट कंप्यूटिंग सर्विस। ये दोनों एचएनएस और एससीएस सर्विसेज डिफरेंट किस्म के सर्विसेज पर प्रोवाइड करती हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्फ़िगरेशंस हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो इनका बेसिकली सेटअप इस तरह से होता है कि ऑर्केस्ट्रेटेड जो ना वो टॉप के ऊपर होता है जो कि इन कंपोनेंट्स को जो ना वो कंट्रोल कर रहा होता है या इसके साथ फिर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेटेड जो है वो कंटेनर रन टाइम के साथ जो ना वो कम्युनिकेट करता है, जिसमें बुनियादी तौर पे 2 लाइब्रेरीज़ होती हैं, लिब नेटवर्क और लिब कंटेनर डी। और बुनियादी तौर पे जो एचएनएस और एससीएस सर्विसेज होती हैं वो लिब कंटेनर डी जो ना वो एससीएस के साथ कनेक्टेड होती है, यानी कि उसके साथ इंटरेक्ट करती है, जो कि बुनियादी तौर पे कंप्यूट सर्विसेज होती हैं। जबकि एचएनएस जो ना वो नेटवर्क के लिए नेटवर्क के मुख्तलिफ टास्क के लिए यूज़ की जाती हैं। अब इसमें यह है कि जो एच सी एस है वो आमतौर पे वी एम डब्ल्यू पी को के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करती है, जबकि एच एन एस जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के
जो फंक्शंस हैं नेटवर्क के, लाइक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, आईपी एड्रेस मैनेजमेंट है, या विंडोज़ की जो फायरवॉल है, या फिर इसके अलावा जो टीसीपी आईपी का स्टैक है वो, और वर्चुअल स्विच जो हाइपरवाइज़र का पार्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। अब ये है कि नेटवर्किंग के हवाले से जो ना वो 3 मेजर जो ना वो टास्क होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि नेटवर्क्स को क्रिएट किया जाए, फिर ये है कि एंड पॉइंट्स डिफ़ाइन किए जाएँ, यानी कि एंड पॉइंट्स जो ना वो कंटेनर्स के साथ कनेक्ट किए जाएँ, और इसके बाद फिर जो डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं जिस पे एक्सेस रूल्स भी हो सकते हैं, या फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वगैरह जो ना वो हो सकती है। तो ये चीज़ें जो ना बिना तौर पे एचएनएस और एससीएस जो ना वो कंबाइंडली प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप पावर शेल को यूज़ करते हुए ये तीनों टास्क जो ना परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एससीएस और एचएनएस इन्वॉल्व होती है। एचएनएस को जो ना वो वर्चुअल स्विच के ज़रिए से नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए जो ना वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और आईपी एड्रेसेस वगैरह के मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब यह है कि एंड पॉइंट्स के हवाले से एचएनएस सर्विस हर कंटेनर के लिए एक सेपरेट नेम स्पेस जो ना वो क्रिएट करती है, और इसके अलावा वी स्विच की पोर्ट्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो वी स्विच की जो डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं उनको भी डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा आईपी एड्रेसेस की एलोकेशन, डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन और रूट्स वगैरह को डिफ़ाइन करने के लिए भी यूज़ की जाती है। जबकि एससीएस और एचएनएस दोनों सर्विसेज मिलके जो वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं वीएम के, उनको कंटेनर के अंदर जो ना वो ऐड करने के लिए भी यूज़ की जाती है, या फिर इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें तो जो डिफरेंट किस्म की फंक्शनलिटीज़ हैं, लाइक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, फायरवॉल्स के रूल्स, और इसके अलावा जो वर्चुअल फ़िल्टरिंग प्लेटफॉर्म है, ये सारी की सारी जो ना वो सर्विसेज एचएनएस मैनेज करती है, और एचएनएस के ज़रिए से हम इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये है कि आमतौर पे जो कंटेनर नेटवर्किंग के लिए विंडोज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के इनको जो ना वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइवर्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम सबसे पहले तो एक नेट का ड्राइवर जो ना अवेलेबल होता है, जो बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है। फिर एक ट्रांसपेरेंट नेटवर्क का ड्राइवर होता है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर ओवरले का ड्राइवर भी होता है, जिससे हम ओवरले नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से लेयर टू टनल्स भी क्रिएट की जा सकती हैं, और लेयर टू ब्रिजेस भी की जा सकती हैं। ये बुनियादी तौर पे सर्विसेज एचएनएस के ज़रिए से, यानी कि हम पावर शेल के ज़रिए से लॉगिन होके इन नेटवर्क्स को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, और डॉकर के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। अब जो डॉकर में जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है वो नेट में होता है, और बुनियादी तौर पे ये वर्चुअल स्विच हाइपरवाइज़र के वर्चुअल स्विच को यूज़ करते हुए जो कंटेनर्स के अंदर जो डिफरेंट नेटवर्क्स के एंड पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सटर्नल नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और ये बुनियादी तौर पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के ज़रिए से होती है, जिसमें डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को डिफरेंट होस्ट नेटवर्क के आईपी एड्रेस या पोर्ट्स के साथ जो ना मैप किया जाता है। आपने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के मतलब पढ़ा होगा। आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल। सिर्फ इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बुनियादी तौर पे जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है डॉकर में, उसमें नेटिंग यूज़ की जाती है। फिर इसके बाद जो ट्रांसपेरेंट नेटवर्क है, उसमें बुनियादी तौर पर डॉकर नेटवर्क को यूज़ किया जाता है, और इसमें जो डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं उसको डायरेक्टली होस्ट नेटवर्क के ऊपर एक्सपोज किया जाता है। यानी कि नेटिंग की सूरत में हो सकता है हमें पोर्ट्स की मैपिंग करने की ज़रूरत पड़े, यहाँ पे हम डायरेक्टली पोर्ट्स को जो ना वो एक्सपोज कर सकते हैं। फिर ओवरले नेटवर्क भी है कि अगर आप डिफरेंट जो ना वो डॉकर इंजन के होस्ट जो ना वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपके मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर जो ना वो डॉकर इंजन रन कर रहा है, तो आप और उन सर्वर्स के ऊपर मुख्तलिफ कंटेनर्स भी रन कर रहे हैं, तो उन कंटेनर्स को आप हर सर्वर के ऊपर जो ना ब्रिज कर सकते हैं, और फिर उन ब्रिजेस को आप ओवरले नेटवर्क के ज़रिए से कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरले नेटवर्क बेसिकली फ़िज़िकल नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट करता है, जबकि इसके यानी कि इसके अपने आईपी एड्रेसेस, इसकी अपनी पॉलिसीज़ और इसके अपने राउट्स वगैरह जो होते हैं। फिर इसी तरह से जो ना वो लेयर टू ब्रिज है, लेयर टू ब्रिजिंग में भी ये है कि अगर आपको मल्टीपल सर्वर्स के दरमियान कनेक्टिविटी चाहिए, कंटेनर्स के दरमियान कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप लेयर टू ब्रिज के ड्राइवर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे जो कि फ़िज़िकल नेटवर्क के ऊपर ही जो ना ऑपरेट होता है। और इसमें ओवरले नेटवर्क में ये थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे ब्रिजिंग जो ना प्रोवाइड की जा रही होती है, जबकि ओवरले नेटवर्क में कम्प्लीटली सेपरेट नेटवर्क होता है।
फिर अब ये है कि हमने बात की कि चूँकि हमने आज मल्टीपल सर्विसेज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करना है कि हम किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए एक हम यहाँ पे स्क्रीन पे एक टोपोलॉजी जो है ना वो दिखाई गई है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के 2 वेब सर्वर्स 2 अपाची वेब सर्वर्स जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं और एक मारियाडीबी सर्वर यूज़ कर रहे हैं। ये अपाची सर्वर और मारियाडीबी सब जो है वो सेपरेट कंटेनर्स के ऊपर रन कर रहे होंगे, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए से एनजीएनएक्स प्रॉक्सी के साथ जो है ना वो कनेक्टेड होंगे। अब ये है कि इस सेटअप के ज़रिए से हम लोड बैलेंसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं और वेब सर्वर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होगा और पब्लिक नेटवर्क होगा, इसकी डिटेल्स भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमें इस सेटअप को क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ जो ना वो टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि हमें अपना जो ना वो हर हर किस्म के कंटेनर के लिए हमें उसकी इमेज फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। फिर जब जो ना इमेजेस रेडी हो जाएंगे तो उनसे कंटेनर्स को रन करके उनको आपस में इंटीग्रेशन नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टिविटी के प्रोसेस को के टास्क को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए हम डॉकर इमेजेस क्रिएट करने के लिए हम डॉकर फाइल को यूज़ करेंगे। कस्टम डॉकर इमेजेस को क्रिएट करने के लिए हम डॉकर फाइल को यूज़ करेंगे, जबकि जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेनर्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करने के लिए हम डॉकर कंपोज़र यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम जो मुख्तलिफ़ आईपी एड्रेसेस के जो पूल्स हैं वो यूज़ करेंगे। प्राइवेट नेटवर्क के लिए हम 10.1.1.0/24 का जो ना प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आईपी एड्रेसेस, फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी सर्वर को हम 1.1 असाइन करेंगे और इसी तरह से जो वेब सर्वर्स हैं उनको 1.2 1.3 ईटीसी वगैरह हमें जितने हमारे वेब सर्वर्स होंगे उनको असाइन करेंगे। और इसके अलावा जो डेटाबेस है उसको हम 10.1.1.10 असाइन करेंगे। अब ये है कि प्रॉक्सी के ऊपर पोर्ट 80 जो ना वो यूज़ की जाएगी, जबकि वेब सर्वर्स के ऊपर भी पोर्ट 80 जो ना वो यूज़ की जाएगी। इसी तरह से माइस्क्यूएल डेटाबेस के लिए हम 3306 पोर्ट्स को यूज़ करेंगे। जो हमारा पब्लिक नेटवर्क होगा बुनियादी तौर पे वो हॉस्ट नेटवर्क ही है, उसमें हम पोर्ट्स को एक्सपोज करेंगे या फिर पोर्ट्स को मैप कर देंगे, ताकि अगर मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज हॉस्ट के ऊपर रन कर रही हैं तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें। अब ये है कि सबसे पहले हमने ये बात की कि हमें जो ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस जो ना वो क्रिएट करने पड़ेंगे मुख्तलिफ़ सर्विसेज के लिए। अब जो प्रोसेस है मुख्तलिफ़ सर्विसेज के लिए इमेजेस को क्रिएट करने का, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं उनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं, उनकी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज कौन सी हैं और कौन से पैकेजेस जो ना वो रिक्वायर्ड हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह किस तरह से होंगी, या फिर ये है कि वो कौन सी पोर्ट्स यूज़ करती हैं, या कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो वो भी हमें करनी पड़ती हैं। तो इस मकसद के लिए हम वेब सर्विस को जो ना एक एग्जांपल लेंगे और उसमें फिर देखेंगे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं डॉकर इमेज में, ताकि हम ईच टाइम जब कंटेनर उसे क्रिएट करें तो हमारी वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो ना फुलफ़िल्ड हों। लेकिन इससे पहले कि हम चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस जो ना वो क्रिएट करेंगे, हम एक बेस इमेज भी जो ना वो क्रिएट करेंगे जिसमें बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनैलिटीज़ होंगी। इसमें बुनियादी तौर पे जो हम जिन चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे इस बेस सिस्टम के अंदर, उसमें ये होगा कि हम यूबंटू का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। फिर इसके अलावा उसमें जैसे हमने फिर फिर इसके अलावा ये है कि चूँकि हमने इमेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस भी इंस्टॉल करने हैं और इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस आमतौर पे नॉन इंटरेक्टिव होता है, तो हम डेबियन फ्रंट एंड का जो मोड है उसको भी जो ना नॉन इंटरेक्टिव सेट करेंगे और उसके बाद फिर रिपोजिटरीज अपडेट करेंगे। इसके अलावा हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे इस जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस। फॉर एग्जांपल हम सिस्टम एमडी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट बेस इमेज जो है ना वो अवेलेबल है डॉकर हब के ऊपर, उसमें आमतौर पर सिर्फ सिस्टम एमडी की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो हम सिस्टम एमडी को ऐड करेंगे। फिर इसके अलावा टेलनेट को ऐड करेंगे, नेट टूल्स जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ असाइनिंग आईपी एड्रेसेस या फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन को व्यू करने का। इसके अलावा हम पिंग की यूटिलिटी जो है इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम अपने कंटेनर्स से अगर एक्सटर्नल नेटवर्क या दूसरे
कंटेनर्स को पिंग करना चाहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी वेरीफाई करना चाहते हैं, तो पिंग की कमांड भी अवेलेबल होनी चाहिए। चूँकि बेस सिस्टम आमतौर पे मिनिमल होता है, उसमें एवरीथिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि आपने वीएम की सूरत में देखा था कि वीएम में एक फुल फ्लैश्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वो इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे हमें हर चीज़ जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ती है कि कौन सी कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो अवेलेबल होंगी, और उनके लिए हमें जो डिफरेंट किस्म के पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके अलावा यह है कि चूँकि हम कंटेनर्स को रिमोटली एक्सेस भी करना चाहते हैं मुख्तलिफ कंटेनर्स में से, या फिर हम जो ना वो होस्ट सिस्टम से जो ना वो मुख्तलिफ कंटेनर्स के ऊपर जो ना लॉगिन होके उनकी मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज को मैनेज करना चाहते हैं, उनको स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं। आमतौर पे सर्विसेज को स्टार्ट और स्टॉप करने का जो प्रोसीजर होता है उसमें ये नहीं होता कि आप सिस्टम एमडी के ज़रिए से ही जो ना वो सर्विसेज को स्टार्ट या रीस्टार्ट करें, बल्कि टेस्टिंग पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए इट इज़ बेटर कि आप एसएसएच सर्विस को यूज़ करते हुए सिस्टम एमडी की कैपेबिलिटी हो, ताकि आप कंटेनर्स के अंदर भी काम कर सकें। यूजुअली सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना, या फिर कंटेनर को स्टार्ट स्टॉप करना, आमतौर पे इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उतना ही टाइम लेता है जितना जो ना वो सिस्टम डी के ज़रिए से हमें सर्विसेज को मैनेज करने में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा ये है कि हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करेंगे, जिसमें यह है कि हम जो एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन में उसमें रूट का जो ना वो लॉगिन अलो करेंगे, और उसके अलावा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल करेंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हम रूट का पासवर्ड भी सेट करें, क्योंकि हम अपने तौर पे एसएसएच के ज़रिए से कंटेनर्स को एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हमें किसी किस्म की ऑथेंटिकेशन अनेबल करनी पड़ेगी, जो कि एसएसएच जो डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए से भी हो सकती है, या फिर पासवर्ड के ज़रिए से भी हो सकती है। हम सेटअप को सिंपल रखने के लिए पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज़ करेंगे। इस मकसद के लिए हमें रूट का पासवर्ड भी जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा हम जो हमने लास्ट टाइम एक शेल स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट की थी, और उसी तरीके से उस फाइल को हम कॉपी करेंगे, ताकि हमें इस बात कोई नोटिफिकेशन मिल सके कि ये पर्टिकुलर इमेज जो ना वो रेडी है और इट इज़ वर्किंग। इसके बाद उस स्क्रिप्ट की जो ना वो हमें कन्फिगरेशन भी सेट करनी पड़ती है। यानी कि उसकी जो परमिशंस हैं उनको भी सेट करना पड़ता है। नॉर्मली जैसे आप फाइल क्रिएट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो वो फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है, या फिर उसकी परमिशंस जो है वो डिफरेंट होती हैं। हमें उसमें ये चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि हम बुनियादी तौर पे उस पर्टिकुलर जो हमारी स्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसको एग्जीक्यूट भी कर सकें। तो इस मकसद के लिए बुनियादी तौर पे, जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि इमेज क्रिएट करने के लिए हमें नॉर्मली एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो ना वो राइट अप करते हैं अपनी सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और फिर डॉकर बैड के ज़रिए से हम इमेज क्रिएट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो ना एक बेस इमेज क्रिएट करते हैं, जिसमें ये एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो डिफरेंट इमेजेस को मैनेज करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो ना वो क्रिएट की है, और उसके अंदर मुख्तलिफ टेक्स्ट फाइल्स जो ना वो क्रिएट की हैं, जो कि मुख्तलिफ इमेजेस को उनकी इंफॉर्मेशन या फिर उनकी कन्फिगरेशंस वगैरह को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ की जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखें कि हमने एक मल्टी सर्विसेज की जो ना वो डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है, यहाँ पे अगर आपको विजिबल हो। इसके अलावा हमने इसमें कुछ फाइलें क्रिएट की हैं, DF अपाची -PHP, ये बुनियादी तौर पे अपाची सर्वर के लिए होगी, और इसमें PHP को हम इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा PHP MI एडमिन भी इसमें इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद DB बेस सिस्टम, DF बेस सिस्टम है, जो कि बेसिकली हमारा बेस इमेज होगा। हम जितनी भी दूसरे इमेजेस हैं उनके लिए बेस इमेज को डॉकर हब से फैच नहीं करेंगे, बल्कि हमारी जो एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़ बेस सिस्टम के अंदर अवेलेबल होंगी, हम उनके ज़रिए से उसी को यूज़ करते हुए उसको फर्दर अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो ना वो करेंगे। तो ये तो डिटेल्स थी हमारे कस्टमाइज्ड बेस सिस्टम इमेज के लिए। अब हम इस इमेज को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ना वो अपना टेक्स्ट एडिटर जी, तो ये मैंने टेक्स्ट एडिटर की फ़ाइल जो ना वो ओपन कर ली है, जो कि बुनियादी तौर पे हमारे बेस सिस्टम के लिए है। इसमें हम डॉकर फाइल जो ना क्रिएट करेंगे अपने बेस सिस्टम फाइल के लिए। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस जो बेसिक इमेज क्रिएट किया था उसमें भी हमने स्पेसिफाई किया था, हम सबसे पहले बेस इमेज जो ना वो यूबंटू डॉकर हब से डाउनलोड कर लेते हैं। इस मकसद के लिए हम
फ्रॉम की कमांड जो हम यूज़ करते हैं, और यूबेंटो, सॉरी इट शुड बी कैपिटल, और उसकी लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड कर लेते हैं। और उसके बाद हमें जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ताकि हम अपने इमेज बिल्डिंग के प्रोसेस को नॉन इंटरेक्टिव बना सकें, बेसिकली हम इनपुट हम दे भी नहीं सकते, तो इसके लिए हम एक जो है ना वो इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू नॉन इंटरेक्टिव सेट कर देंगे। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हम सेट करेंगे वो बुनियादी तौर पे ये है ENV से, ENV की कमांड से, तो इट शुड बी द डेबियन फ्रंट एंड, और इसको हम सेट कर देते हैं बुनियादी तौर पे नॉन इंटरेक्टिव पे, नॉन इंटरेक्टिव। तो उसके बाद हम जो पैकेजेस हैं हमने जो इंस्टॉल करने हैं अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी के लिए बेस इमेज में, उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले रिपोजिटरीज को जो ना वो हम अपडेट कर लेते हैं, apt अपडेट को, और उसके बाद हम सिस्टम एमडी को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हम कमांड जो है वो यूज़ करते हैं, इंस्टॉल रन apt इंस्टॉल, और डिफ़ॉल्ट सेटअप्स के जो ना डिफ़ाइन कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को और डिपेंडेंसीज़ को भी। तो हम सिस्टम एमडी की ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये है कि आप आमतौर पे ज़रूरी नहीं है कि हर पैकेज के इंस्टॉलेशन के लिए आप सेपरेट जो ना वो कमांड जो ना वो लिखें, आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जितने जो रिमेनिंग जो हमारे पैकेजेस हैं जो हमने इंस्टॉल करने हैं, उनको हम एक ही लाइन में जो ना वो लिख लेंगे, ताकि वो सारे के सारे एक ही दफ़ा इंस्टॉल किए जा सकें। आप एज़ पर रिक्वायर्ड, हमें जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसी तरह से आप इसको करें। तो मैं यहाँ पे जो ना वो कमांड्स को जो ना वो पैकेजेस के नाम जो ना वो एक ही लाइन पे लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलनेट है पैकेज, और उसके बाद नेट टूल्स हैं, और उसके बाद IP यूटिलिटीज़ की पिंग पैकेज है, IP यूटिलिटीज़ एंड पिंग, और इसके अलावा OpenSSH सर्वर है, OpenSSH सर्वर। अब ये है कि जब जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो ये सारे के सारे पैकेजेस जो ना वो इंस्टॉल हो जाएंगे। सो दैट्स फाइन। ये तो हमारी इंस्टॉलेशन का पार्ट था। चूँकि अब हमने इसमें OpenSSH की जो ना वो फीचर भी रखा है ताकि हम रिमोटली एक्सेस कर सकें। तो in order to make sure that OpenSSH will work when the container is running, we need to change some specifications, some configurations of the SSH package. If you have already worked with the OpenSSH package, आपको पता होगा कि इसकी कन्फिग्रेशन की जो फाइल होती है वो इट्सी डायरेक्टरी में SSH के अंडर जो है ना वो SSHD_config में होती है। तो हम कुछ कन्फिग्रेशंस उसमें चेंज करेंगे। इस मकसद के लिए मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, जो कि बेसिकली एक कुछ पैरामीटर्स जो ना वो उसमें ऐड करेगी। हम इसमें करते हैं इको, और कमांड हमारी है, सबसे पहले हमने परमिट रूट लॉगिन का है, परमिट रूट लॉगिन, और इसको हम यस कर देते हैं। इसको हम बुनियादी तौर पे जो हमारी फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल उसमें अपेंड कर देते हैं, SSH एंड देन SSHD एंड config। इसमें आपने मेक श्योर करना कि आप इसको अपेंड करें, ओवर राइट नहीं कर दें, क्योंकि कुछ अगर आप सिंगल पाइप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली वो रिप्लेस कर देगा कॉन्टेंट्स को। हमने जस्ट अपेंड करनी है, एक एडिशनल न्यू लाइन ऐड करनी है, तो इसलिए हमने डबल एरो का साइन यूज़ किया है। इसके बाद हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल कर लेते हैं। इस मकसद के लिए एक और कमांड जो ना वो ऐड करते हैं, जो कि basically run echo and password authentication।
UTHN ऑथेंटिकेशन, और इसको भी यस कर देते हैं, और इसके साथ ही हम इसको जो ना वो सेम फाइल के अंदर ही जो ना वो अपेंड कर देते हैं। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को सेट करने के बाद अब ये है कि जो कि हम रूट के ज़रिए से लॉगिन करेंगे, तो हमें इस मकसद के लिए जो ना वो रूट का पासवर्ड भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो इनिशियली जो ना वो डिफाइंड नहीं होता। इस मकसद के लिए भी हम एक कमांड जो ना एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि सिमिलर टाइप की है। इसमें हम जो ना वो इको करते हैं बेसिकली रूट, और उसका पासवर्ड जो ना वो डेमो पासवर्ड जो ना स्पेसिफाई कर देते हैं, डेमो पासवर्ड। और उसके बाद हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं CHPASSWT। तो ये इस तरह से जो ना वो हमारी जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो रूट का पासवर्ड जो ना वो डेमो पास रख दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल से मैंने डी जो ना वो एडिशनल लगा दिया है, तो हम सिर्फ इसको डेमो पास जो ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके बाद ये है कि हमने एक जो ना वो जैसे स्क्रिप्ट कॉपी किया था, जो कि इनिशियली जो ना वो रन करेगा, तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं अपने या अपने रूट डायरेक्टरी में। तो इस मकसद के लिए मैं कॉपी की कमांड यूज़ करता हूँ, कॉपी, और वेलकम हमारा जो ना वो स्क्रिप्ट है जो कि ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम रूट में कॉपी कर लेते हैं, वेलकम डॉट एस एच। और सेम नेम से हमने कॉपी कर दिया। आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। हम इसके साथ ही इसकी परमिशंस भी जो ना वो सेट कर देते हैं chmod के ज़रिए से, और इसमें जो एग्जीक्यूशन की परमिशंस हैं वो ऐड कर देते हैं, और वेलकम डॉट एस एच। अब परमिशन सेट करने के बाद हम एंट्री पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। ये एंट्री पॉइंट के मतलब हमने पहले डिस्कशन की हुई है, तो इसका तरीकाकार भी यही है। एंट्री पॉइंट हमारा बुनियादी तौर पे जो सिस्टम डी का पाथ है वो हम यहाँ पे जो ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं, सिस्टम डी, एंड इन दैट फोल्डर वी हैव सिस्टम डी एग्जीक्यूटेबल। और इसके बाद ये है कि इसके साथ ये बुनियादी तौर पे हमारा जो कंटेनर होगा वो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा। और उसके बाद हम एक एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि वेलकम हमने स्क्रिप्ट कॉपी किया है उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं CMD के साथ। तो इस मकसद के लिए भी हम इसको जो स्पेसिफाई कर देते हैं। हमारे वेलकम डॉट एस एच का जो ना वो पाथ रूट के ऊपर था, तो हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, वेलकम काम डॉट एस एच। अब यह है कि हमारी बेस इमेज की कॉन्फ़िगरेशन जो ना वो कंप्लीट हो गई है। हमने जो पॉइंट्स लिखने थे वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने कुछ यूटिलिटीज़ इंस्टॉल की हैं, और उसके बाद कुछ एक ओपन SSH एक्सेस जो ना वो सर्वर इंस्टॉल किया है, और उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, फिर रूट का पासवर्ड चेंज किया है, और पोर्ट 22 को जो ना एक्सपोज किया है। ओके, इसको सेव करने के बाद हम इस इमेज को जो ना वो बिल्ड भी कर लेते हैं। बिल्ड करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, और जस्ट अ मोमेंट, CMD, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्टरी में चला जाता है। अब अगर हम देखें तो हमारे जो जितनी भी फाइल्स थी वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। Sorry, it's not clear. It's not clear, but it's just CLS. This is really a problem with when you work with the multiple operating systems. So this is done. अब ये है कि हमने इमेज राइट करने के बाद इसको बिल्ड कर लेते हैं। इसका नेम भी टैग भी स्पेसिफाई कर देंगे, रिपोजिटरी भी स्पेसिफाई कर देंगे, और it should not take much time to build this image. Just it will fetch the basic image from the Docker Hub and install the customizations that we have made. For this purpose, I will first need to make sure, I just need to make sure that my Docker engine is running. Okay, so let's just wait for the Docker to start. Okay,
तो अब हम इस इमेज को बिल्ड करते हैं। इस इमेज का नाम था DF बेस सिस्टम। मैं डॉक्टर बिल्ड की कमांड के ज़रिए से ही इसको जो ना वो बिल्ड करता हूँ, जैसे कि हमने पहले भी जो ना इसको यूज़ किया था। इस मकसद के लिए यह है कि टैग हम इसका स्पेसिफाई कर देते हैं SNA एंड बेस सिस। इसके अलावा ये है कि हमारे पास हमने फ़ाइल स्पेसिफाई करनी है कि कौन सी, बिकॉज वी आर यूजिंग दी एक्सटेंशंस बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप डॉकर फाइल को विदाउट एनी एक्सटेंशन के जो ना वो अपने फोल्डर में रखते हैं और करंट डायरेक्टरी में से वो उसको उठा लेगा, उसी को जो ना वो बिल्ड करेगा। लेकिन चूँकि हमने कस्टम फाइल नेम दिया हुआ है तो हम उसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं। इसका हमारा नाम था DF एंड बेसिस डॉट टेक्स्ट, और ये करंट डायरेक्टरी में जो ना वो प्रेजेंट है। हम इसको देख लेते हैं। बेस सिस्टम्स, ओके, वी हैव 1S एडिशनल। तो इसको हम अब ये है कि स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग का प्रोसेस। इट शुड नॉट टेक मच टाइम। इट्स जस्ट फेचिंग द बेस इमेज फ्रॉम द डॉकर हब, और इसके बाद जो कमांड्स हमने स्पेसिफाई किए हैं उनको कमांड्स के मुताबिक वो अभी उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। Let's wait for this one. You should, depending on the packages that you need to download from internet. But I think we have all the whatever the packages we have specified, they are simple, and they are not very big images, so it should be completed very quickly. So that's done. Okay, we have some error. Change password. It's not the recognized command. Okay, we have one additional S, so we'll just change it there. This was incorrect. I mean, let me save it, and we build the image. It should not take time. I mean, if you see, even it has already fetched a lot of packages which were already required. So just making any error correction, it should not take many time. So that's fine. We can check the images that whether our image is already there or not. So I just I can check with the SNA. So there was one additional SNA base system is already there. If you see here, the SNA base system image is already created. So this is now ready, and even if we run the container, it should be working. I mean, it should not be a problem. In addition to this one, you can see that the portainer is also running. So let's I will just open the portainer so that we can verify the okay. No problem, we will just accept it, or will okay, the password is incorrect. Okay, so that's fine. Well, if you see here on the dashboard, we have stacks, images, networks, and containers. If I just go to the images, I can see that our sys base package is already built. This is the SNA base system, which is unused currently. That's fine. Okay, so for this purpose I will go to my text editor. जी, तो आज की वीडियो में हमने बुनियादी तौर पे मल्टी सर्विसेज के इन्वायरमेंट को डिस्कस किया है, और फिर एक कस्टम इमेज बिल्ड किया है जिसमें SSH की कैपेबिलिटीज़ थी, टेलनेट की कैपेबिलिटीज़ ऐड की हैं, और कुछ सिस्टम डी की जो ना कैपेबिलिटी भी ऐड की है ताकि हम अपनी सर्विसेज को स्टार्ट और रीस्टार्ट कर सकें।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बुनियादी तौर पे जो हमारी डेटाबेस सर्विस है उसको डिप्लॉय करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम PHP माई एडमिन की सर्विस को भी जो ना वो कॉन्फ़िगर करेंगे। उसका पहले इमेज बिल्ड करेंगे जो कि हमारे कस्टमाइज्ड इमेज को यूज़ करते हुए हम उसको जो ना PHP माई एडमिन को इंस्टॉल करेंगे। तो by that time I think you have enjoyed demonstration of building the customized images and how to install the systemd capability। अगर आपका कस्टमाइज इमेजेस के मतलब कोई क्वेश्चन है या कोई कंसर्न है तो आप ऑफ कोर्स मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। बाय दैट टाइम थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।